नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा को जारी रखते हुए अब राहुल गांधी लकड़ी की कलाकारी पर हाथ आजमाते हुए नजर आए आज। दरअसल दिल्ली के चर्चित कीर्ति नगर के फर्नीचर मार्केट में बढ़ई लोगों के बीच आज राहुल गांधी पहुंच गए। राहुल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा है कि दिल्ली के कीर्ति नगर स्थित एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट जाकर आज बढ़ई भाइयों से मुलाकात की। ये मेहनती होने के साथ ही कमाल के कलाकार भी हैं, मजबूती और खूबसूरती तराशने में माहिर। काफी बातें हुई, थोड़ा उनके हुनर को जाना और थोड़ा सीखने की कोशिश की। ये बहुत बड़ी बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं और लगता है कि राहुल मोदी जी को थका कर ही मानेंगे। अब हर दूसरे दिन राहुल गांधी के आम जनों के बीच पहुंच जाने की बातें सामने आती हैं। जरा देखते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं राहुल गांधी कीर्ति नगर में। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, जरा इसको फुल स्क्रीन लेके आइए। कुछ विजुअल्स हैं, कुछ वीडियो हैं, उसको लेके आइए फुल स्क्रीन जरा। यही काम पहले करना चाहिए तो पूरा चिल्लाओ और आप आएगा बंदा। तो नारे शायद आप सुन रहे होंगे, हमारा पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो और राहुल गांधी जिंदाबाद। ये तमाम नारे यहां लग रहे थे, राहुल गांधी हाथ हिलाते हुए, और तमाम भीड़ जो है ये बीच बीच में आप देखते रहेंगे। आप याद कीजिए कि रमजान के महीने के दौरान 18 अप्रैल को राहुल गांधी ने पुरानी दिल्ली के मटिया महल बाजार में खाने पीने की चीजों का लुत्फ उठाया था और वो बंगाली मार्केट भी उस दौरान गए थे। राहुल ने इस दौरान गोलगप्पे खाए थे और शरबत पिया था। 2 दिन बाद ही यानी 20 अप्रैल को राहुल गांधी दिल्ली के मुखर्जी नगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों से मुलाकात करने पहुंच गए थे। छात्रों के साथ उन्हें बातचीत करते हुए देखा गया था। वो तस्वीरें आप लोगों तक हम पहुंचा चुके हैं, कुछ तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। वहीं जून के महीने में राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिसमें वो करोल बाग में मोटर मैकेनिक्स के बीच पहुंच गए। आजादपुर मंडी सोनीपत में धान के खेतों में धान की रोपाई, ट्रक से चंडीगढ़ तक का सफर, उसके बाद फिर वो पहुंचते हैं अमेरिका, वहां भी ट्रक से वाशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क तक का सफर, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्रों के साथ लंच करना, ओखला में फैक्ट्री मजदूरों के बीच पहुंचना और आनंद विहार टर्मिनल में कूलियों के बीच जाना और वहां उनसे चर्चा करना। इसके बाद छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से रायपुर तक लोकल ट्रेन में सफर करना और अब बढ़ई लोगों के साथ फर्नीचर बनाने की कलाकारी सीखना और उनके काम को समझना। दरअसल मोदी और बीजेपी राहुल गांधी के लिए जितना ज्यादा राजकुमार, प्रिंस, चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने जैसी बातें करते रहे हैं, राहुल उतना ज्यादा आम लोगों के बीच जाकर बता रहे हैं कि लोगों से जुड़ाव के लिए अमीर या गरीब होना मायने नहीं रखता है, जज्बा मायने रखता है। और राहुल में यह जज्बा कूट कूट कर भरा है, बिल्कुल उनके पुरखों की तरह। नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, सभी ने अपनी राजनीतिक विरासत को संजोते हुए देश के लोगों से जुड़ाव रखा। बीजेपी के लिए यह परिवारवाद है, लेकिन राहुल गांधी ने अब बीजेपी के इस दांव को खोखला साबित कर दिया है। इसीलिए राहुल से कंपटीशन करते हुए मोदी जी खुद, जी हां, यहां थोड़ा रुक रहा हूं, इसलिए रुक रहा हूं क्योंकि इसके बाद जो बातें सुनाने जा रहा हूं बहुत दिलचस्प है। अभी तक जो विजुअल आप देख रहे हैं ये तो देख ही रहे हैं, लेकिन यहां इसके कंपटीशन में, राहुल गांधी के कंपटीशन में उतरते हैं मोदी जी, और मोदी जी भी खुद को आम लोगों के बीच दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये आप देख लीजिए, माइक रखे हुए, और कुछ कुछ इस टाइप के माइक अगर हो तो आप सोचिए कि पॉडकास्ट कर रहे हैं वो। आजकल वीडियो पॉडकास्ट का जमाना है और अब तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को भी प्रमोट करना शुरू कर दिया है। देश के किसी पीएम ने कभी भी इस तरह अपना प्रचार नहीं किया होगा जैसा मोदी जी यहां कर रहे हैं। आगे बात रखेंगे, लेकिन पहले उनकी जुबानी सुन लेते हैं कि यहां कह क्या रहे हैं। सुनिए जरा।
मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मेरा ये चैनल राहुल गांधी वहां अपनी बात रख रहे हैं, मोदी जी यहां अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करें। हालांकि उन्होंने अपने चैनल का नाम नहीं लिया। सोच लीजिए कि ये डीबी लाइव के लिए बोल रहे हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। खैर, थोड़ा मजाक कर रहा था, लेकिन बात मोदी जी के खुद के चैनल की है और इससे एक ही बात समझ आती है दोस्तों कि 9.5 सालों के शासन की उपलब्धियों पर मोदी को रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। उन्हें पता है कि उनका कोई काम ऐसा नहीं है जिसके दम पर वो लोगों के बीच जाएं और उनसे वोट मांगें। रोजगार देने की बात, महंगाई कम करने का दावा, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा, महिला सुरक्षा का भरोसा, एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां मोदी अपनी बातों के पक्के निकले हों। लेकिन उन्हें मन की बात भी करनी है और यूट्यूब वीडियो भी चलाना है। बस देश किस दिशा में जा रहा है इससे बेपरवाह रहना है। अभी मणिपुर के हालात देख लीजिए, जहां फिर स्थिति बेकाबू दिख रही है, लेकिन मोदी जी अब तक वहां राष्ट्रपति शासन लगवाने की हिम्मत नहीं दिखा सके हैं। और इससे कम से कम जनता के बीच संदेश जाता, अगर ऐसा करते तो, कि सरकार हमारे बारे में भी कुछ सोच रही है। मगर मोदी केवल अपनी सत्ता के बारे में सोचते हैं। इसीलिए मणिपुर जाने की जगह वो कभी मध्य प्रदेश तो कभी राजस्थान तो कभी गुजरात पहुंच जाते हैं। सरकारी खर्च पर बीजेपी के चुनाव प्रचार का अच्छा तरीका बीजेपी ने निकाल लिया है और वहीं पर राहुल गांधी आम लोगों के बीच जाते हैं। एक जननेता होने का दायित्व वो पूरा करते हैं और जो जननेता क्या कुछ करता है उसकी बहुत सारी तस्वीरें इसी कार्यक्रम के जरिए, डीबी लाइव के जरिए आप लगातार देख रहे हैं। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो, उसके बाद राहुल गांधी की जितनी भी यात्राएं हुई, उन तमाम विजुअल्स को, तमाम तस्वीरों को हम आप तक पहुंचाए हैं। और इसलिए यहां नहीं पहुंचाए हैं कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं हम उनकी तरफदारी करें, लेकिन यहां तरफदारी करना वाजिब है। लॉजिकली ये बात यहां फिट बैठती है कि अगर ऐसा काम मोदी जी करेंगे तो उनकी भी हम तरफदारी करेंगे। लेकिन मोदी जी यहां कोई ऐसा काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। मोदी जी अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन को दबाने के लिए बोल रहे हैं। तो मोदी जी की बातों को सुनिए और यहां जो चैनल आप देख रहे हैं उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, आज मोदी जी और राहुल की राजनीति के फर्क का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर एक बहुमत वाली सरकार के होने के बावजूद क्या कारण है कि राहुल को भारत जोड़ो यात्रा चलाने की जरूरत पड़ रही है और क्यों मोदी को 9 साल सत्ता में रहने के बाद भी, 9 नहीं बल्कि 9.5 साल सत्ता में रहने के बाद राहुल से कंपटीशन करना पड़ रहा है, वो भी यूट्यूब चैनल के लिए। क्या कारण है? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। आगे बढ़ते देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं इस वक्त। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और देखिए प्रशांत टंडन जी ने अपना माइक्रोफोन निकाल लिया है मोदी जी की तरह। शायद ये भी अभी कहने वाले हैं कि मेरे चैनल को, लेकिन मेरा चैनल वो बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा। खैर, लेकिन ये ज़रूरी है, माइक्रोफोन, पॉडकास्ट का ये जमाना और पॉडकास्ट के लिए ऐसे माइक्रोफोन जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर जो है वो दिल्ली के कीर्ति नगर की तस्वीर है और वो बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है। कलाकारों के बीच, काश्तकारों के बीच, बढ़ई के बीच। आप याद कीजिए, अभी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। क्या ये वहां पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश है? इसको भी सोचिएगा। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, पहला कमेंट आपसे। देखिए राजीव जी, अभी तक तो मैं सोच रहा था कि अगर शब्द को विड्रॉ करता हूं, 2024 का चुनाव हारने के बाद मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। अब मुझे लग रहा है आपके लिए एक प्रतिस्पर्धी और पैदा हो रहा है। अब वो यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे और यूट्यूब चैनल में आपके जो 6 महीने से आप लगातार नंबर 1 बने हैं, मुझे ऐसा लगता है आप नंबर 1 ही रहेंगे, क्योंकि जो यूट्यूब चैनल माननीय मोदी जी शुरू करेंगे उसमें बहुत ज्यादा व्यूअर्स उनको मिलेंगे नहीं। और एक आश्वासन मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर मुझे वो पैनलिस्ट की तरह बुलाएंगे तो उनके चैनल में पैनलिस्ट की तरह नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा तो फिर एक बार बुलाएंगे, उसके बाद बुलाएंगे भी नहीं। देखिए, इसलिए नहीं बुलाएंगे और मुझे इसलिए भी मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूं इस समय देश की परिस्थिति। और राहुल गांधी, देखिए, मैं वास्तविकता में राजीव जी कभी कभी मुझे अब मोदी जी पे दया आने लगी है।
मतलब ये बात आपको सुन के आश्चर्य होगा, आपके दर्शक और श्रोता भी सोचेंगे कि मुझे मोदी जी पे दया क्यों आ रही है। इतना निरीह बना दिया है राहुल गांधी ने मोदी जी को। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जनता से मिल रहे हैं, जनसाधारण से मिल रहे हैं, हर वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं। अब मोदी जी बेचारे हो गए, क्योंकि मोदी जी अब अडानी जी के साथ भी फोटो नहीं खिंचा सकते, अंबानी जी के साथ भी फोटो नहीं खिंचा सकते, 7.5 कैरेट का हीरा भी मिसेस बाइडेन को नहीं दे सकते, और 5 बार ड्रेस भी नहीं बदल सकते, क्योंकि जितनी वो ड्रेस बदलेंगे उतने उनके वोट कम होंगे। और राहुल गांधी ने तो एक तरह से जिसे कहते हैं ना उत्पात मचा रखा है। उन्होंने तो बिल्कुल उनकी लंका में आग लगा दी है। हर वर्ग, हर समाज, हर तरह के गरीब और मध्यम वर्ग, किसी को वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, सबका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं, सबको अपने गले लगाने के लिए तैयार हैं। तो ये अब मोदी जी को और बीजेपी वालों को ये सोचने में बड़ी असमर्थता हो रही होगी, बड़ी परेशानी हो रही होगी कि अगर 90% लोगों से राहुल गांधी ऐसे ही मिलते रहे तो मोदी जी बेचारे वोट किससे मांगेंगे। अरे जो जी वो इन्वेस्टर थे, जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट किया करते थे और जो शेल कंपनीज का पैसा आया करता था, उनके वोट यहाँ हिंदुस्तान में थोड़ी हैं। उनके वोट जो हैं वो तो विदेश में हैं, वो तो विदेशी नागरिकता ले चुके हैं। जिनके वोट हैं उनसे राहुल गांधी मिल रहे हैं। अब पैसे से आपका जो ये पूंजीपतियों का गठबंधन है, आपका गठजोड़ है, इससे कैसे काम चलेगा। तो मेरे ख्याल से मोदी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है राजीव जी। मेरे ख्याल से जो ये यूट्यूब चैनल नया शुरू अपने वो कर रहे हैं, तो हम लोग भी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हैं। जब 6 महीने के बाद दिखेंगे, लेकिन डीवी लाइन नंबर 1 ही रहेगा। इसलिए रहेगा कि हम लोग जो जनता चाहती है सुनना, जो जनता बात करना चाहती है, जो सत्यता की बात सुनना चाहती है, वो जुमले नहीं सुनना चाहती यूट्यूब चैनल में, वो वास्तविकता। क्योंकि वास्तविकता जनता को पता है, हर वर्ग को पता है। 90% लोग जिनको जो रोज की समस्याओं से जूझते हैं, उनको भी यह बात पता है कि असली समस्याएं क्या हैं। अब वहां आके अगर कोई जुमला फेंकेगा या इस प्रकार का दुष्प्रचार करेगा या जनता को गुमराह करने का प्रयास करेगा या हिंदू मुसलमान करने का प्रयास करेगा या विद्वेष बढ़ाने का प्रयास करेगा या नफरत बढ़ाने का प्रयास करेगा, मुझे लगता है जनता उनको नहीं सुनेगी। तो मेरे ख्याल से हो सकता है 1-2 महीने ट्राई करने के बाद अपना चैनल वो बंद कर दें, जिसे बहुत सारे लोग चैनल बंद कर देते हैं क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं मिलता। रिस्पॉन्स मिलने की संभावना है नहीं। लोग जो है राहुल गांधी को देख रहे हैं और आप जैसे यूट्यूब चैनल को सुन रहे हैं, उसमें अपनी असत्यता को परख रहे हैं और देख रहे हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उनसे जनता को जागरूक आप करा रहे हैं। मेरे ख्याल से उनका यूट्यूब चैनल जो वो सोच रहे हैं वैकल्पिक रोजगार की तरह से, वो मेरे ख्याल से चलेगा नहीं। जी, बहुत कुछ यहाँ आप कह रहे हैं, लेकिन एक बात यहाँ रखना चाहता हूँ कि मोदी जी का यूट्यूब चैनल ऑलरेडी है और उसके 18 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और राहुल गांधी का जो यूट्यूब चैनल है उनसे 6 गुना कम है। राहुल गांधी के 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी 30 लाख, जो अब थोड़े दिनों में 31 लाख की तरफ, और मोदी जी के 180 मिलियन सब्सक्राइबर, 1 करोड़ 80 लाख। कहाँ 30 लाख, कहाँ 1 करोड़ 80 लाख, 6 गुना ज्यादा। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी को देखने वाले लोग ज्यादा हैं। व्यूज के मामले में राहुल गांधी नंबर 1 पे हैं, मोदी और राहुल गांधी के बीच तुलना करें तो। और इसी कारण मोदी जी को आकर, जैसा पॉडकास्ट लेकर के हमारे साथी प्रशांत टंडन जी बैठे हुए हैं, अब इनसे पूछना पड़ेगा कि क्या यही पॉडकास्ट दिए थे, क्या यही स्पीकर माइक पहुंचाए थे, क्या कुछ तो साठ गांठ दिखाई दे रही है मुझे, लेकिन ये प्रशांत जी अभी बताएंगे। तो वहां मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां सब्सक्राइब करने मत बोलिए, आपके पास 6 गुना ज्यादा है। लोग आपको देखते क्यों नहीं हैं, ये सोचिए, ये सबसे बड़ी बात है। प्रशांत जी आपके पास ही आना चाहता हूं। आखिर मोदी जी को जब लाइव भी करते हैं तो 400-500 लोग देखते हैं, राहुल गांधी को 4-5 हजार लोग, 10 हजार लोग देख लेते हैं। क्या कारण है? क्या कारण है कि आप सत्ता में हैं, आप दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ज्यादा पॉपुलर कहते हैं वो है, आप विश्व गुरु हैं, विश्व मित्र हैं, क्या क्या बन गए हैं ये बताते हैं, उसके बाद भी राहुल गांधी से आप क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? पहली बात तो मोदी जी जैसे माइक से मैं भी कह दूं कि डीवी लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और दूसरी बात देखिए, इसको मैं हटा देता हूं, जो जैसे बात करता हूं वैसे बात करूंगा। देखिए राजीव जी, 2-3 चीजें हैं। एक तो मोदी जी पे दबाव है, जो प्रोफेसर अखिल स्वामी कह रहे हैं, वो दबाव महसूस हो रहा है, हम लोगों को भी दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से मोदी जी जो है वो राहुल गांधी को चेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश यहाँ से मिलता है कि ये जो मीडिया है, ये मीडिया, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो खराब हो गई।
और मैं अभी आपके चैनल पे बता देता हूँ कि गोदी मीडिया की स्थिति ये हो गई है जब से बायकॉट हुआ है कि मुझे भी 3-4 चैनलों ने फ़ोन किए कि मैं उनके डिस्कशन में आया करूं, क्योंकि उनको ज़रूरत है। अब वो उनके लोगों से काम चल नहीं रहा है। अब वो अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख बचाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव पत्रकार हैं उनको लेना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि मैंने मना कर दिया, लेकिन ये दबाव चारों तरफ महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी एक नए तरीके का सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अब आप देखिए कि वो कभी कुलियों से मिल रहे हैं, कभी वो रामेश्वर सब्जी वाले से मिल रहे हैं, कभी कोचिंग वाले स्टूडेंट से मिल रहे हैं, कभी गिग वर्कर से मिल रहे हैं। ये जाति आधारित सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, ये समाज के तमाम सारे मेहनतकश कामगर लोगों के साथ मिल के सोशल इंजीनियरिंग है। और राहुल गांधी एक जो तरीका बता रहे हैं इंगेजमेंट का, सोशल इंजीनियरिंग का, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स को और नेताओं को इसको फॉलो करना चाहिए। जमीन तक इस संदेश को ले जाना चाहिए जो राहुल गांधी दे रहे हैं, क्योंकि अकेले राहुल गांधी से ये नहीं होने वाला है, ये पॉलिटिकल पार्टीज से सबको मिलके होना पड़ेगा। और अभी आप देखिए कि स्टालिन ने भी एक अपना पॉडकास्ट चालू किया था जी। माइक तो मेरे पास भी है राजीव जी पॉडकास्ट का, लेकिन बहुत दिनों से आपसे भी चर्चा चल रही थी, लेकिन मैं शुरू नहीं कर पा रहा क्योंकि वक्त नहीं है। और मोदी जी के पास वक्त ही वक्त है, वो माइक ले आए और चालू भी कर दिया उन्होंने, और बेल आइकन भी दबा रहे हैं। तो ये एक नए तरीके का सोशल इंजीनियरिंग। और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जो सीरीज ऑफ थिंग्स जो कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, एक ही मैनिफेस्टो बना रहे हैं अपना वो। और वो मैनिफेस्टो का प्रमाण मिलता है कि जब वो गीग वर्कर से मिलते हैं तो राजस्थान में कानून बन जाता है, महाराष्ट्र में सरकार आती है तो गीग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बन जाता है। तो मेरे ख्याल से वो एक कर्नाटक में सरकार आती है, हाँ सॉरी, कर्नाटक में जब सरकार आती है तो वो गीग वर्कर्स का वेलफेयर बोर्ड भी बन जाता है वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी जो समाज के विभिन्न वर्गों से मिल रहे हैं, वो एक मैनिफेस्टो भी बना रहे हैं आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कि वो किसको क्या वादे करेंगे। और ये नए तरीके का एंगेजमेंट है जिसको कि कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को फॉलो करना चाहिए। राजीव जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात यहाँ आप कह रहे हैं। और एक नई तरह की बातें, एक नए समीकरण की तरफ बढ़ते हुए राहुल गांधी, और राहुल गांधी को जितनी बातें कही गई कि वो राजकुमार हैं, वो प्रिंस हैं, चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, और लेकिन इसके बाद अगर वो जाकर के कुलियों के बीच पहुंचते हैं उसी ड्रेस में, सिर पे अगर वो बोझ उठाते हैं, ब्रीफकेस उठाते हैं या सूटकेस उठाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या कुछ। और जो वीडियो उन्होंने लगभग 12.5 मिनट का जारी किया है आनंद विहार रेलवे स्टेशन का, उससे आप समझ जाइए कि वो क्या कुछ पूछ रहे हैं। और अभी तक जितने भी वीडियो राहुल गांधी के आए हैं उसको अगर बहुत गहराई से अध्ययन उसका आप कीजिए, तो जो यहाँ प्रशांत टंडन जी बात कह रहे थे वो बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी एक मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। 2024 का इंडिया गठबंधन का एक मैनिफेस्टो राहुल गांधी तैयार कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर, और ये जो यात्रा उनकी अनवरत जारी है, उस यात्रा से वो सब लोगों के बीच पहुंच के न सिर्फ उन लोगों से कुछ सीख रहे हैं, उनकी कलाकारी सीख रहे हैं, बल्कि ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनकी तकलीफ क्या है। आप देख लीजिए यहाँ भी जो बात, वो अभी कुछ दिनों में शायद 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद राहुल गांधी आज के वीडियो को भी जारी करेंगे, उस वीडियो को हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन जितने विजुअल्स अभी हमारे पास हैं वो सारे विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। जरा आना चाहता हूँ प्रेम कुमार जी आपके पास, कैसे आप देखते हैं यहाँ जो चुनौती राहुल गांधी दे रहे हैं, क्या उस चुनौती के सामने मोदी जी ने, बीजेपी ने घुटने टेक दिए? राजीव जी, राहुल गांधी और कांग्रेस, इन दोनों के लिए एक ऐसी परिस्थिति बनी थी जब कांग्रेस मुक्त भारत का नारा जोर शोर से बीजेपी भी दे रही थी, और पूरी मीडिया ये साबित करने पे तुली थी कि अब तो गई कांग्रेस और कभी लौट नहीं सकती, ये भारत से नामो निशान मिट जाएगा। राहुल गांधी के संदर्भ में एक पूरा कैंपेन ही चला
कि इस व्यक्ति को तो कुछ आता नहीं है, ये नशेड़ी है, ये पप्पू है, ये गलत सलत संगत में है, जितनी निगेटिव बातें हो सकती है कल्पना कर लीजिए, सब राहुल गांधी जी के साथ जोड़ करके बताया गया। तो कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों अपने खिलाफ नकारात्मक प्रचार की पराकाष्ठा को देख चुके। उसके बाद उस स्थिति को राहुल गांधी ने स्वयं अपने लिए ही नहीं, पूरी कांग्रेस के लिए जो परसेप्शन बदला और उसके लिए जो मेहनत की, वो एक दिन की उपलब्धि नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले तक ये यही पूछा जाता था कि कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा, राहुल तो है नहीं, राहुल की बात कोई सुनता नहीं, इस तरह की बातें ही होती थी। लेकिन उसके बाद आज देखिए, आज साल भर हो चुका है, उससे ज्यादा वक्त, और इस दौरान कहां तक हम स्थिति बदल गई है। स्थिति ये बदल गई है कि नैरेटिव अब कांग्रेस तय करती है, नारे राहुल गांधी देते हैं, राहुल गांधी के एक्शन से बीजेपी को डर लगता है, कांग्रेस के एक्शन से बीजेपी को डर लगता है। इधर इंडिया गठबंधन बनता है, उधर एनडीए की बैठक होती है, इधर इंडिया गठबंधन की दूसरी और तीसरी बैठक होती है, उधर एनडीए की 36 दलों और तमाम तरह की एक्टिविटीज होती है, इधर इंडिया गठबंधन बनता है, वो इंडिया पर आक्रमण करते हैं, वो इंडिया का नाम भारत बदलते हैं। ये सारे उदाहरण जो हैं, उसको देख करके देखा जाए तो ये राहुल गांधी के एक्शन का सीधा जो प्रभाव है, वो प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर पड़ रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस इसलिए नहीं वो प्रभाव डाल रही कि भारतीय जनता पार्टी को ये करना है, कमजोर करना है, बल्कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कह रखा है, राहुल गांधी ने छुपाया नहीं है, उन्होंने कह रखा है कि वैचारिक लड़ाई है और हमें नरेंद्र मोदी के झूठ का पर्दाफाश करना है और इस व्यक्ति को गलत साबित करना है। उन्होंने ये किया है और इस वक्त के साथ वो लगातार नरेंद्र मोदी जी का जो आभा मंडल था, जो झूठ का आडंबर था, झूठ का जो पूरी हवा थी, उस बैलून को राहुल गांधी लगातार फोड़ते चले गए हैं। अब विश्व गुरु बोलने से खुद नरेंद्र मोदी पीछे हट गए हैं। अब कहाँ बोलते हैं कि विश्व गुरु, अब वो एक नया शब्द उन्होंने विश्व मित्र खोज करके लाया है। अब जो गुरु से दर्जा घट गया ना, मित्र आ गए, गुरु से मित्र पर आ गए, तो ये गुरु से मित्र बनाने वाले राहुल गांधी हैं। और ये बात हमारे साथी सही कह रहे थे कि राहुल गांधी, प्रोफेसर स्वामी साहब सही कह रहे थे कि राहुल गांधी ने ये स्थिति पैदा कर दी है कि नरेंद्र मोदी जी अडानी के साथ फोटो नहीं खिंचवा सकते या इस तरीके से बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते। लेकिन अब जो राहुल गांधी करके दिखा रहे हैं वो नहीं कर सकते, वो तो नरेंद्र मोदी जी के लिए। लेकिन जो राहुल गांधी कर सकते हैं, वहां पर आप देखिए वर्किंग क्लास को ये एड्रेस कर रहे हैं। वर्किंग क्लास मतलब किसान और मजदूर, और वर्किंग क्लास का मतलब आप इसको व्यापक रूप में समझिए। वर्किंग क्लास का की कोई चौहद्दी नहीं होती, कोई राष्ट्र नहीं होता, पूरी दुनिया होती है। और हमें वो याद आ रहा है, हम मेहनत कश जग वालों से अब जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, सारी दुनिया मांगेंगे। तो मेहनत कश वर्ग का पूरी दुनिया है उसके लिए। यही अगर वास्तव में ये लोग आध्यात्मिक बातें करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की, थोड़ा सा विषयांतर होते हुए मैं जोड़ता हूँ, तो वसुधैव कुटुंबकम अगर सही मायने में इस सोच को देखा जाए तो सीमा को नहीं मानना ही वसुधैव कुटुंबकम है। परिवार से बाहर निकलकर पूरी दुनिया को परिवार मानना ही वसुधैव कुटुंबकम है, और ये राष्ट्रवाद के सिद्धांत के खिलाफ है। सही मायने में वसुधैव कुटुंबकम राष्ट्रवाद की सोच के खिलाफ है, लेकिन फिर भी वो इस आडंबर को ढो रहे हैं। राहुल गांधी ने उन सबको बारी बारी से तोड़ कर रख दिया है। जो अलग आपने बहुत सही एक हेडलाइन दी प्रशांत टंडन जी ने, और आपने भी उसका ध्यान दिलाया कि मैनिफेस्टो प्रिपरेशन वर्क जो है चल रहा है राहुल गांधी जी, उन्होंने सोच कर उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन उन्होंने जो जनता से मिलने का प्रयास किया, हर तबके से जुड़ने का प्रयास किया, एक से एक ऐसी तस्वीरें बनाई कि वो तस्वीरें ऐसी कोलाज के रूप में सामने आ जाती हैं जो बताती हैं कि एक साल में तो
देश की राजनीति को राहुल गांधी ने बदल दिया है। चाहे तस्वीर की बात कर, चाहे आप बारिश में भीगते हुए कर्नाटक में कोलार में भाषण की बात करें, या नौका चलाते हुए राहुल गांधी की बात करें, या मजदूर, किसान, ट्रक ड्राइवर, जो सेवा से जुड़े हुए जो बॉय हैं, डिलीवरी बॉयज, इन सब से मुलाकात करते हुए। और वास्तव में एक बात और बोलना चाहता हूँ राजीव जी के नरेंद्र मोदी जी के बारे में, कि नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी बैठ करके वक्त नहीं गुजारा। उन्होंने कभी चाय बेची, कभी कुछ और किया, और मुख्यमंत्री बने सो प्रधानमंत्री हैं। अब आगे क्या? तो अब आगे तो चाय बेचने जाएंगे नहीं नरेंद्र मोदी जी। तो अब उन्होंने एक सम्मानजनक काम का खोज लिया है कि क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट आफ्टर लीविंग पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो वो अब यूट्यूब चैनल प्रेम कुमार जी, बस थोड़ी सी अपनी बात यहाँ रखना चाहूँगा। मोदी जी ने इस नैरेटिव को ज़रूर सेट किया उनके लोगों ने कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन चाय बेचने वाला मान भी लिया, चलिए, हालांकि इसमें भी बहुत सारे इफ बट हैं, लेकिन चाय बेचने वाला इससे पहले मुख्यमंत्री बना था। एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बना है। बहुत सही आपने हस्तक्षेप किया है, लेकिन मेरा संदर्भ कुछ अलग था कि वो पोस्ट रिटायरमेंट जो वो वर्क है उन्होंने अपने लिए ढूंढा है। कभी वो पकौड़ा बेचने को रोजगार बताते थे, लेकिन क्या पकौड़ा बेचेंगे नरेंद्र मोदी जी? नहीं बेचेंगे। वो यूट्यूब चैनल चलाएंगे, वहां भी मन की बात करेंगे, वो इंटरेक्शन नहीं करेंगे। खैर बहरहाल उतनी आलोचना में मैं नहीं जाता हूं, उनको बधाई देता हूं कि कम से कम आपने प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद का एक रोजगार परक कार्यक्रम तो तय कर लिया। बहुत बहुत बधाई नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। 18 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं और वो चाहते हैं कि और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर उनके चैनल पे आएँ, और लेकिन वो ये भी ज़रूर चाहेंगे कि किसी भी तरह वो राहुल गांधी से ज़्यादा व्यूज लेके आएँ। यहाँ 18 मिलियन और कहाँ 6 गुना कम राहुल गांधी का चैनल, 3 मिलियन राहुल गांधी यानी 30 लाख और 1 करोड़ 80 लाख सब्सक्राइबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल पे। लेकिन फिर भी राहुल गांधी 30 लाख में मोदी जी से 4 गुना 6 गुना ज़्यादा अगर व्यूज़ लेके आ रहे हैं तो बात में कुछ तो दम है, कुछ तो अलग है। ज़रा आना चाहता हूँ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। यूट्यूब चैनल की बात हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने अपील की है, लेकिन उसके साथ साथ राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी फर्नीचर के उसमें जाते हैं, दुकान में जाते हैं और वहाँ वो तमाम काम करते हैं जो एक बढ़ई करता है। यहाँ से क्या पैगाम राहुल गांधी देना चाह रहे हैं ज़रा जनता को, देश की जनता को, ये समझाइए। राजीव जी देखिए, जो कुछ राहुल गांधी कर रहे हैं इसी का प्रत्यक्ष जो असर है वो मोदी जी को अपना यूट्यूब चैनल खोलने की जरूरत से उसको आप रिलेट कर सकते हैं। वो इस तरीके से कि पिछले कुछ समय से आप देखिए कि दोनों की किस तरीके की तस्वीरें जनता के सामने आ रही है। राहुल गांधी जहां जहां गए हैं वो सब आपने अभी उसको नरेट किया, अलग बहुत ही सामान्य लोगों के साथ उठना बैठना, मोटरसाइकिल को ठीक करना, बहुत सारी चीजें हो गई। आप याद कीजिए पिछले लंबे समय से क्या हमने प्रधानमंत्री मोदी जी का ऐसे कोई भी फोटो देखा जिसमें वो सामान्य जन से बात कर रहे हो? अगर खुदा न खास्ता कभी वो दिख भी जाते हैं ट्रेन में किसी के साथ चलते हुए तो प्रायोजित लोगों को बैठाया जाता है उनके किनारे में। अभी कुछ दिन पहले वो मेट्रो में जा रहे थे, मेट्रो में जिस लड़की के साथ वो बात कर रहे थे बाद में लोगों ने उसकी रियलिटी को सामने ले आया और ये बताया कि ये लड़की जो है किसी एक कॉलेज की एबीवीपी की वो कार्यकर्ता है, बाकायदा ऑफिस बेरर है। उसको एक सामान्य यात्री बनाकर उसको मेट्रो में ऐसी जगह बैठाया जहां पर मोदी जी बैठने वाले हैं या बैठाया, पूरा प्लान के साथ था। देखिए हम सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है जिसका नाम है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। आप उसके विभाग देखिए, उसमें डीएवीपी है, उसमें फिल्म प्रसार विभाग है, उसमें मेरे ख्याल से कम 10-12 ऐसे विभाग है जो दिन रात, फील्ड पब्लिसिटी विभाग है, उसके बाद प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उसके बाद फिल्म प्रमाणन बोर्ड है जिसे हम सेंसर बोर्ड करते हैं, नाटक विभाग है, इतने सारी चीजें हैं। उसके साथ साथ एक जो एडेड उनको जो एडवांटेज है मोदी को और बीजेपी का जो उन्होंने बनाया है, क्रिएट किया है, उनके पास पूरा का पूरा एक आईटी सेल है जिसको अच्छी खासी प्रोफेशनल्स की टीम जो है उसको डील करती है। और पिछले कई समय से उन्होंने
भरपूर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरह से वातावरण बनाया। उसके बाद आप ये भी देखिए कि भारत का जो मुख्य धारा का मीडिया है, चाहे वो टीवी चैनलों का हो या चाहे वो अखबारों का हो, दिन रात वो मोदी जी की स्टोरीज को वो एक तरह से फैलाने का काम कर रहे हैं, उनका प्रसार करते रहते हैं। नेगेटिव स्टोरीज जो होती हैं मोदी जी के पिछले 8-9 सालों में हमने कभी नहीं देखी, उनके खिलाफ इतने बड़े बड़े मामले सामने आए वो भी कभी नहीं आपने देखा होगा किसी अखबार में, या किसी ने ब्रेकिंग न्यूज में उसको भी किया होगा। ये सब हम नहीं देख रहे हैं। पूरा का पूरा आईटी सेल उनके लिए काम कर रहा है। इस सब के बावजूद मोदी जी को अपना यूट्यूब चैनल खोलने की अगर जरूरत पड़ती है तो ये जान लीजिए कि या तो उनका अपने इन तमाम लोगों के ऊपर विश्वास खत्म हो गया, या इन लोगों ने जो है इनके जितने प्रसार और प्रचार करने वाले जो लोग हैं, चाहे ऑफिशियल या पार्टी लेवल के, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब इससे ज्यादा हम आपका साथ नहीं दे सकते मोदी जी। आपके बारे में, आपको लेके जितना बड़ा गुब्बारा हमें फुलाना था 9 सालों में फुला लिया है, अब इसके आगे हम गुब्बारा फुलाएंगे तो गुब्बारा तो नहीं फुलेगा, शायद हमारे फेफड़े जो है वो फट जाएंगे। तो इस प्रकार से अब जो है मोदी जी के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रह गया। अगर देश का प्रधानमंत्री यूट्यूब चैनल पे जा रहा है, एक और बात महत्वपूर्ण चीज वो कर रहे थे, मन की बात को कौन भुला सकता है। बिना किसी ब्रेक के, बिना नागा उन्होंने पिछले 9-9.5 सालों से मन की बात का जो है वो लगातार मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा उसके एपिसोड्स हो चुके हैं। इस सब के बावजूद अगर उनको अपना यूट्यूब चैनल खोलने की जरूरत पड़ रही तो जान लीजिए कि इस समय वो जो है प्रसार के मामले में जान चुके हैं, उनके इर्द गिर्द के लोग जान चुके हैं कि अब इससे ज्यादा जो है इनकी छवि को न तो चमकाया जा सकता है और न ही गिरने से बचाया जा सकता है। अब इसका विपरीत असर, अंतिम बात मैं कहूंगा, इसका विपरीत असर ये हो रहा है कि मोदी जी अपनी स्थिति को बड़ा हास्यास्पद बना रहे हैं। देखिए, बिलासपुर से रायपुर, आजकल ये हो गया कि सोशल मीडिया पे आपको जवाब मिल रहा है, लोग मुक्त हैं आपके बारे में कमेंट करने के लिए। अभी 3-4 दिन पहले जब राहुल गांधी ने बिलासपुर से रायपुर तक की यात्रा की तो बड़े मजेदार किस्म के उसे लेकर जोक्स और मजेदार बातें सोशल मीडिया पे आई। किसी ने ये कहा कि अब राहुल गांधी का अगर किसी को जवाब देना है, इशारा जो है महामानव की तरफ था, तो उसे चाहिए कि 117 किलोमीटर की ये जो दूरी है उससे अपने दांतों से ट्रेन को खींच के दिखाएं तो ही राहुल गांधी को जवाब दिया जा सकता है। दूसरा, बेल आइकॉन को यह कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे चले जाइए, बेल आइकॉन को कहा जा रहा है ये केवल बेल आइकॉन नहीं है, ये विकास का प्रतीक है। इसे मोदी जी के विकास का प्रतीक भी बताया जा रहा है कि मोदी जी ने 9 सालों में जो विकास किया है वो आपके सामने बेल आइकन के रूप में आ गया है। मोदी जी को अपनी स्थिति को जितना हास्यास्पद करना है वे करें। मुझे नहीं लगता है कि किसी की सलाह के वो के बल पे चल रहे हैं, वो सबसे मुक्त हो गए हैं, लेकिन अपनी स्थिति को लगातार हास्यास्पद बना रहे हैं। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूं। सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में आप हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। छत्तीसगढ़ का जिक्र अभी कर रहे थे हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। और इधर दिल्ली में कुछ और चल रहा है। राहुल गांधी पहुंचते हैं उधर फर्नीचर की एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर के मार्केट में राहुल गांधी पहुंचते हैं। नाम है कीर्ति नगर। और दिल्ली के आधी से ज़्यादा आबादी, आप याद कीजिए कि कभी ना कभी कीर्ति नगर में फर्नीचर खोजने के लिए ज़रूर गई होगी। लेकिन राहुल गांधी वहां जाकर के उनके हुनर को सीख रहे हैं, उस कलाकारी को सीख रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहे। लेकिन अपडेट्स जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान से है उसके जरिए आपसे समझना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कुछ चूक कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी के आगे बीजेपी ने घुटने टेक दिए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिक्कत यह कि पिछले 9.5 साल में वे कभी कीर्ति नगर नहीं गए होंगे, कभी दिल्ली शहर के भीतर नहीं गए होंगे। प्रधानमंत्री निवास, संसद, बीजेपी कार्यालय और उनके हवाई जहाज के अलावा वो शायद ही कहीं गए होंगे। वे दिल्ली में कहीं जाते नहीं है। और जो बात अभी दीपक जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी से, आम बढ़ई से, कारपेंटर से, मैकेनिक से, विद्यार्थी से तो क्या मिल पाए होंगे। वे जब अपने मंत्रियों से और सांसदों से ही नहीं मिल पाते। जितने लोग बीजेपी के सांसद हैं उनसे पूछ लीजिए, 303 लोगों में से कितने लोगों से, कितने सांसदों से उन्होंने पिछले 5 साल, 4.5 साल में मुलाकात की होगी, व्यक्तिगत मुलाकात। शायद ही कोई
बता पाएगा कि मेरी प्रधानमंत्री मोदी जी से व्यक्तिगत मुलाकात हुई। जब भी वे मिलते हैं केवल प्रवचन देने के लिए मिलते हैं या दिशा निर्देश के लिए मिलते हैं। जी तो प्रधानमंत्री के साथ ये बात है। और दूसरी बात, जिनके साथ पूरा सरकारी महकमा है ही, लेकिन सरकारी महकमे के पैरेलल उनकी पूरी व्यवस्था है। सरकारी महकमे के साथ ही उनका अपना आईटी सेल है, उनका अपना बीजेपी का प्रचार विभाग है, उनका अपनी ट्रोल आर्मी है, उनकी अपनी पैरेलल आर्मी है जो एक दुष्प्रचार आर्मी है उनकी, जो दूसरे लोगों के बारे में दुष्प्रचार करती है। सब है। जी आज इंदौर शहर में गणपति विसर्जन हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, तो काफी ट्रैफिक है। और गणपति जी को याद करते हुए मैंने सोचा कि हे भगवान, पिछले 10 साल में मेरी आस्था भगवान के प्रति बढ़ गई। पहले भी आस्था थी लेकिन अब इतनी बढ़ गई, मुझे पूरा भरोसा हो गया कि ये देश चल रहा है तो भगवान के भरोसे ही चल रहा है। तो मुझे याद आया कि जब कोरोना में लोग मर रहे थे तो लोगों ने भगवान को याद किया कि हे भगवान, ये क्या कर रहे हो। मोदी जी क्योंकि आए नहीं मदद करने के लिए, जब लॉकडाउन लगा तो लोगों ने कहा कि हे भगवान, हम कहाँ फंस गए हैं। जब लोगों का रोजगार गया तो लोगों ने भगवान को याद किया। क्योंकि मोदी जी को याद करते तो वो तो कोई बात करते ही नहीं, वो तो यही कहते कि हमने 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। जी तो जिस देश में करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हैं, हर साल 2-3 करोड़ नए बेरोजगार आ जाते हैं, उस देश में 70,000 या 1 लाख लोगों को नौकरी देने से क्या होता है, इस बात की का जवाब देने वाला कोई नहीं, भगवान के अलावा और कोई दे नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि हमारे देश को प्रधानमंत्री जी ने भी भगवान के भरोसे कर दिया है कि भगवान जो करेंगे वही करेंगे। इंद्र देवता बारिश करेंगे तो फसलें अच्छी हो जाएगी। कभी टमाटर 200 रुपए किलो हो जाएंगे और कभी 2 रुपए किलो हो जाएंगे कि किसान अपने मवेशियों को टमाटर खिलाएंगे। क्योंकि इस देश में भगवान के अलावा और कोई कुछ नहीं करता। और मोदी जी जो हैं वो कहते हैं कि सनातन की बात करो, धर्म की बात करो, जी आस्था की बात करो। मेरठ में एक विद्यार्थी बहन की फीस जमा करने जाता है तो उसकी टोपी देखकर उसके साथ मारपीट होती है और हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम दुनिया में सबसे आगे हैं। उज्जैन फिर शर्मसार होता है, हम भगवान को दोष देते हैं। मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या कर लेता है क्योंकि पहले सूखे के कारण फसल खराब थी, फिर भारी बरसात हुई, बांध का पानी छोड़ा गया, उसकी फसल बर्बाद हो गई, उसने आत्महत्या कर ली नर्मदा किनारे के किसान ने। लेकिन हम भगवान को दोषी मानते हैं, इंद्र देवता को दोषी मानते हैं, न तो हम हमारी सरकारों को दोषी मानते हैं, न राज्य सरकारों को जो डबल इंजन है, इंजन से कोई कुचलता है तो हम कहते हैं कि भाई इंजन तो अपनी जगह जा रहा था, हम ही पटरी पे आ गए। लेकिन आम दुनिया में, आम जिंदगी में ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जो रणनीति कर रहे हैं, जो राहुल गांधी का व्यवहार है, जो तरीके नरेंद्र मोदी के पास अगर मीडिया है, अपना मीडिया है, जिससे लोग गोदी मीडिया भी बोलते हैं, तो राहुल गांधी समझ चुके कि गोदी मीडिया की लोकप्रियता अब घटती जा रही है और असली मीडिया है लोगों से मिलना, लोगों की बात करना। और ये जो बातें यूट्यूब पर हम राहुल गांधी को देखते हैं या सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, ये कितना शेयर किया जाता है, ये भी देखने वाली बात है। और जितना शेयर होता है उसका कोई हिसाब नहीं है। आप मान लीजिए कि डीबी लाइव के जितने शेयर हो रहे हैं, आपके व्यू तो दिख रहे हैं लेकिन इसके क्लिपिंग्स लोग शेयर कर रहे हैं, वो भी उसकी बहुत बड़ी संख्या है। तो इस सब को देखना चाहिए। और कुल मिला के नरेंद्र मोदी जो है, अभी उन्हें लग गया है कि अब चुनाव करीब हैं, कैसे भी करके राज्यों में सरकार बच जाए तो दिल्ली के चुनाव में, 2024 के चुनाव में थोड़ी सी इज्जत बची रहेगी, उन्हें यह लगता है। राजीव जी बिल्कुल, राज्यों के चुनाव सामने है। एक बार पहले जल्दी से आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी, फिर आता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, राज्यों के चुनाव की बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, और इस वक्त राज्यों के चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव, 5 में से 4 राज्यों पर दावा ठोक रहे हैं राहुल गांधी, और इधर दिल्ली में जो कमाल कर रहे हैं राहुल गांधी, उसके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाने की बात करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो दावा राहुल गांधी का है उसमें कितना दम है? और यहाँ से दिल्ली के कीर्तिनगर से या आनंद विहार रेलवे स्टेशन से राहुल गांधी, या बिलासपुर से रायपुर के ट्रेन के सफर से राहुल गांधी क्या पैगाम, क्या मैसेज दे रहे हैं ताकि जनता उनके नाम पे, उनकी पार्टी को वोट दे? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी राजीव जी,
राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स को बदला है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको बताया। अब राहुल गांधी जो 5 राज्यों में चुनाव हैं और उसके बाद 2024 का चुनाव है, इसमें उन्होंने अपने वक्तव्यों में कहा है कि 2024 में तो सत्ता बदल ही रही है, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे बीजेपी के लिए। और उसके पहले इन 5 राज्यों में एक वस्तु स्थिति भी बताई कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो सर्टेनली जीत रहे हैं, तेलंगाना में प्रोबेबली जीत रहे हैं, और राजस्थान में कांटे की टक्कर में हमको एज है। ये बातें उन्होंने कही है। लेकिन इसका जो वो राजनीति जो बना रहे, जैसे इंडिया गठबंधन बना, राष्ट्रीय स्तर को ध्यान में रखकर बना, बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट किए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में तो एका है ही नहीं, वगैरह वगैरह। कभी अखिलेश यादव बनाम राहुल गांधी, कभी पंजाब में कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी, ये सारी बातें कही जा रही। लेकिन इंडिया गठबंधन बना क्यों है? राहुल गांधी की दूरदर्शिता और सोच इतनी स्पष्ट है कि तमाम हितों के टकराव के बावजूद ये सारे दल एकजुट हैं। स्थानीय स्तर पर स्टेट लेवल के लीडरशिप में एक दूसरे के खिलाफ बातें सुनी जा सकती हैं कि, लेकिन कोई सेंट्रल लीडरशिप का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो स्टेट लेवल पर आकर के ऐसी बातें नहीं कर रहा है जिससे ये मतलब निकाला जाए कि इंडिया गठबंधन में फूट है या फूट हो सकती है। अब इसका रिपरकशंस जो है, इसका जो डर है, इसका जो प्रभाव है, वो अगर हम देखें तो राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश तक तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बीते 2 दिनों में दिख रहा है कि राजस्थान में आज भी सुबह 3:30 बजे तक वसुंधरा राजे के साथ में जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष बैठक करते रहे। पार्टी ऑफिस में बैठक नहीं कर पाए राजीव जी, क्योंकि बीजेपी के पार्टी कार्यालय के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इनको होटल ललित में बैठक करना पड़ा। और ये भी इस बात को भी नोट किया जाना चाहिए कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काम क्या है। जब जेपी नड्डा पार्टी के असंतोष को खत्म नहीं कर सकते, उनको बुलाना पड़ता है अमित शाह जी को, तो जेपी नड्डा ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है। ये भी साबित हो रहा है। स्टेट लीडरशिप सेंट्रल लीडरशिप को नहीं सुन रहा है। ये राजस्थान की बात है। जो प्रधानमंत्री हैं वो स्टेट के मुख्यमंत्री को नजरअंदाज कर रहे हैं, नकार रहे हैं, वो भी देखने को मिल रहा है। यानी अफरा तफरी का माहौल है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति गड्ढम गड्ढ हो चुकी है। उन्होंने एक प्रयोग किया कि सेंट्रल लीडरशिप को लाएंगे, मंत्री को लाएंगे, सांसद को लाएंगे, बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय को लड़ाएंगे, यही फॉर्मूला राजस्थान में लाएंगे। लेकिन इस तरीके से बगावत हो चली है, इस तरीके से वो बैकफायर हुआ है कि राजस्थान में भी अब उनको सोचना पड़ेगा कि उसी पॉलिसी पर चले या न चले। इस तरीके से राहुल गांधी ने एक जनता के साथ कनेक्ट, और उसके बाद उसका रिपरकशंस ये है कि उसके डर से एक के बाद एक बीजेपी की ओर से हो रही गलतियां, उनका अहंकार, उनका जो संरचनात्मक दोष है, वो सब कुछ खुल करके सामने आ रहा है। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी। आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास, जरा आपसे समझूं, क्या बीजेपी ने घुटने टेक दिए हैं? सीधा सिंपल सवाल। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अमलेंदु जी ऑडियो नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी जी। चलिए दोबारा कनेक्ट करते हैं, लेकिन सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। यही सवाल, क्या आपको लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा, और उस चर्चा में बीजेपी के सामने राहुल गांधी को पिछले 9 साल 10 साल में क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन ये 2022 से लेकर 2023 के आते आते ख़त्म होते होते 24 आते आते कह लें, राहुल गांधी ने जो कुछ कर दिया है, इसके सामने अब मोदी जी को आकर के अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को, ये पहली बार देश का, भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, इसका वीडियो जारी करता है। देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि हर समूह की एक फ्रेटर्निटी होती है। जैसे मैं इंजीनियर हूं, आप इंजीनियर हैं, हमारी एक इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी है, एक डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी है,
अपने जो कुम्हार लोग हैं उनकी अपनी एक फ्रेटर्निटी है, सबकी अपनी फ्रेटर्निटी होती है। राहुल गांधी की ये जो यात्राएं हैं, इससे हो क्या रहा है, हर प्रकार की फ्रेटर्निटी के वो पार्ट बन रहे हैं। अब आप सोचिए, जब वो कुम्हारों के साथ बैठेंगे या कारपेंटर्स के साथ बैठेंगे या मोटर मैकेनिक्स के साथ बैठेंगे, तो उस फ्रेटर्निटी को वो ज्वाइन कर रहे हैं, उस मार्केट सेगमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे मैं आपके पैनल में बैठता हूं तो बहुत सारे आपके पत्रकार ऐसे हैं जिनसे मैं मिला नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये मेरे पत्रकार, मेरे परिवार के पार्ट, जो आपके श्रोता हैं, जो आपके दर्शक हैं। 99.9% आपके दर्शक और श्रोताओं को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, लेकिन हमें लगता है कि हम डीवी लाइव परिवार के सदस्य हैं। ये एक फ्रेटर्निटी है। देखिए, राहुल गांधी यही कर रहे हैं। यही मार्केटिंग में जो सबसे बड़ी बात होती है, राहुल गांधी उस फ्रेटर्निटी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब वो अगर कुलियों से मिलेंगे, लाखों कुली हैं पूरे हिंदुस्तान में, उन्होंने फ्रेटर्निटी को ज्वाइन कर लिया। 3 व्हीलर वालों की फ्रेटर्निटी को ज्वाइन कर लिया, जो जोमेटो और स्विगी वाले हैं उनकी फ्रेटर्निटी को ज्वाइन कर लिया। और देखिए, एक चीज और मुझे राजीव जी आपको बधाई देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मोदी जी डीवी लाइव देखते हैं, क्योंकि कल ही मैंने आपके इस पैनल डिस्कशन में कहा था, जब आपने पूछा था कि राहुल गांधी नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, तो किसी ने कहा था वो 3 व्हीलर्स वालों के पास जाएंगे, किसी ने कहा कारपेंटर्स के पास जाएंगे। मैंने ये कहा था कि उनको यूट्यूब ज्वाइन करना चाहिए। तो राहुल गांधी तक तो मेरी बात शायद नहीं पहुंची, मोदी जी तक पहुंच गई और उन्होंने मेरी बात को मानकर ये शुरू कर दिया। लेकिन वो बात जो मैंने कही थी वो राहुल गांधी के लिए इसलिए कही थी, राहुल गांधी सब सेगमेंट से एक तारतम्य स्थापित कर चुके हैं। जब वो स्थापित कर चुके हैं, उसके बाद अगर वो यूट्यूब में आएंगे, अब डीवी लाइव के चैनल में आएंगे, तो एक मैसेज कन्वे होगा, क्योंकि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बन चुका है। मोदी जी का जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है वो कौन बना रहा है? गोदी मीडिया। वो कौन बना रहे हैं? कैपिटलिस्ट। वो कौन बना रहे हैं? पूंजीपति। और वहां पे ये यूट्यूब जाता नहीं। ये यूट्यूब कहां जाता है? जिनके हाथ में छोटे छोटे मोबाइल्स हैं, जो हर अपनी दुकान में भी खोल के बैठते हैं, अपने घर में भी खोल के बैठते हैं, हर बच्चे के हाथ में एक मोबाइल होता है। तो वो जो जनता है, उनके साथ एक पारिवारिक संबंध राहुल गांधी इन पदयात्राओं से बना चुके हैं, इसलिए वो मैसेज उन तक कम्युनिकेट हो रहा है। तो कम्युनिकेशन इज गोइंग परफेक्ट विद राहुल गांधी। और अगर मोदी जी ये सोचते हैं एक पक्षीय संवाद से और एक बात कह के, मन की बात करके जनता को कन्विंस कर पाएंगे, तो जब तक वो जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जब तक वो जनता के हर वर्ग के बीच में नहीं जाएंगे, जब तक वो अपने को पूंजीपतियों के समूह से अलग नहीं करेंगे, जब तक वो जनता के 90% जो पॉपुलेशन देश की है, छोटे उद्योग धंधे वाले हैं, छोटी दुकान वाले हैं, जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, जो मजदूर कमेरा वर्ग है, जो छोटी दुकान वाले हैं, जिनके धंधे चौपट हो गए, जब तक उनको जाके उनकी बात को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, तो ये जो यूट्यूब चैनल में वो इनवाइट कर रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे ख्याल से इसका फल नहीं होगा। लेकिन इसी तरह से अगर मोदी जी डीबी लाइव को सुनते रहेंगे तो हम उन्हें अच्छी राय देते रहेंगे, लेकिन वो तब सफल होंगे जबकि जनता के बीच में जाएंगे। बिल्कुल, जनता के बीच जाना होगा, कोई भी नेता हो उसको जनता के बीच जाना होगा, तभी जनता का भला होगा, उनको वोट मिलेगा। और वोट तभी मिलेंगे जब आप उनके काम करेंगे। तो एक जन आंदोलन राहुल गांधी यहाँ खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़रा प्रशांत जी, आपके पास भी आना चाहता हूँ। और अमलेंदु जी, आवाज़ आ रही है मेरी? अमलेंदु जी की आवाज़ नहीं आ रही है। अमलेंदु जी को रिकनेक्ट कीजिए, तब तक प्रशांत जी के पास आता हूं। प्रशांत जी, चुनाव जो हैं 2024 से पहले 5 राज्यों के चुनाव में राहुल गांधी की ये यात्राएं, अलग अलग कामगारों के बीच, अलग अलग मेहनतकशों के बीच राहुल गांधी का पहुंचना क्या मायने रखता है? इसका इम्पैक्ट क्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, इस पर पड़ते हुए आप देखते हैं? मैं पूरे देश का बताता हूं राजीव जी। और जो प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं, अभी मैं उत्तर प्रदेश की यात्रा में था और सौभाग्य से कहीं मैं रास्ते में चाय पीने के लिए रुका, तो जहाँ चाय पी रहा था वहाँ पे एक मैकेनिक की दुकान थी। तो मैं चाय पीते पीते उस मैकेनिक के पास गया जी, और उससे पूछा कि तुमने वीडियो देखा? तो पूरा वीडियो उसने देखा हुआ था, उसके मोबाइल पे था, उसने मुझे दिखा दिया। अब ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो रहा है।
राहुल गांधी दिल्ली में किसी मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास गए, ये कनेक्ट कर रहा है। तो अब देखिए देश भर में जितने भी ये फर्नीचर का काम करने वाले लोग हैं, और ये सब हमारे घरों के हिस्सा है। ये प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, हमारे घरों में हम इनको महीने में एक बार तो बुलाते ही है किसी न किसी बहाने, और आप उनसे आप सर्वे करें। दूसरी बात देखिए, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि देश का 80% वर्कफोर्स, देश का 80% रोजगार इनफॉर्मल सेक्टर में है, अनौपचारिक सेक्टर में है, जहां पे राहुल गांधी जा रहे हैं। और ये कितना कष्टों में है कि 52% से ज्यादा ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। कोई बड़े बड़े उद्योगपति नहीं कर रहे हैं, और इस इनफॉर्मल सेक्टर का कोई स्विस बैंक अकाउंट नहीं है, इनके ऊपर कोई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आ रही है, इनके कोई फर्जी खाते नहीं हैं, और फर्जी कंपनियां मॉरिशस में और दूसरी जगहों पे नहीं है। ये इस देश में ही रहते हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा भी नहीं देते। जो इनफॉर्मल सेक्टर 52% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा नहीं देता है। उसके पास कोई फिक्की सीआईआई नहीं है नीतियों को बदलवाने के लिए, पॉलिसी एडवोकेसी करने के लिए। और दूसरी बात, इस वर्कफोर्स में जो इनफॉर्मल सेक्टर की वर्कफोर्स है वो कितनी इंक्लूसिव है। 52% महिलाएं हैं इसमें 75% SC ST OBC हैं, हिंदू अपर कास्ट वहां 25% है, यानी फॉर्मल सेक्टर का बिल्कुल उल्टा। और हमारे डेमोग्राफी, भारत की डेमोग्राफी के बिल्कुल अनुपात के हिसाब से आप ये देखिए कि ये इनफॉर्मल सेक्टर की खूबसूरतियां क्या हैं। लेकिन इसमें अधिकांश लोगों के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई मेडिकल का गारंटी नहीं है, कोई लाइफ सेविंग नहीं है, कोई इनको प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी अगर इन लोगों के पास जा रहे हैं तो ये जो सेक्टर है, जो देश को सबसे बड़ा आमदनी देता है और कितना इंक्लूसिव है। हम लोग अगर अपनी आम जीवन में भी देखें राजीव जी, तमाम इनफॉर्मल सेक्टर में, चाहे वो ढाबा हो, चाहे वो मैकेनिक हो, आप तमाम विकलांग लोगों को भी देखेंगे। इतने विकलांग लोग आपको फॉर्मल सेक्टर में नहीं दिखते। आपको इस इनफॉर्मल सेक्टर में थर्ड जेंडर के लोग भी दिखेंगे काम करते हुए, ब्लाइंड भी दिखेंगे, पोलियो वाले भी दिखेंगे। तो आप देखिए कि वो कितना इंक्लूसिव है ये। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी अगर बार बार जा रहे हैं तो राहुल गांधी को इस बारे में मेरे ख्याल से वो विचार कर रहे होंगे, और करना भी चाहिए। 11% एम्प्लॉयमेंट देता है फॉर्मल सेक्टर जी। ये जो MSME को मिलाकर, और जो बड़े मोदी जी के दोस्त लोग हैं वो 5% एम्प्लॉयमेंट देते हैं, करों में, टैक्सों में छूट लेते हैं, सरकार से नीतियां बनवाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये राहुल गांधी को इस तरफ, मेरे ख्याल से वो ध्यान दे रहे होंगे कि इनफॉर्मल सेक्टर को कैसे हमको मजबूत बनाना। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि जो यूट्यूब वाली बात है, देखिए 2024 का चुनाव हम लोग यहाँ कई बार कह चुके हैं कि वो यूट्यूब पर ही होगा। चुनाव का नैरेटिव यूट्यूब से तय होगा। आप देख लीजिए पिछले 3-4 सालों में गोदी मीडिया के या ब्रॉडकास्ट मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार, जिनकी साख है, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जो सच्चे पत्रकार हैं, वो वहां से निकलकर यूट्यूब में आए हैं जी। तो यूट्यूब ही क्रेडिबल है। कहीं गांव आप जाइए, यूट्यूब के ही लोग आपको दिखते हैं। आप जब बाहर जाते हैं तो हमको लोग पहचानते हैं। तो मोदी जी ये सब देखकर यूट्यूब में आए हैं कि उनको सच्चाई मालूम है कि अब 2024 का चुनाव गोदी मीडिया के जरिए नहीं होगा, यूट्यूब पे जरिए होगा। इसीलिए वो बेल आइकन दबा रहे हैं राजीव जी। 2024 का चुनाव गोदी मीडिया के जरिए, या वो मीडिया जो पिछले 9.5 साल से एक पक्षीय
पत्रकारिता कर रहा है उस मीडिया के जरिए अब 2024 का चुनाव आप नहीं जीत सकते हैं। आपको सोशल मीडिया पे आना होगा, आपको डिजिटल फोरम पे आना पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने चैनल को ही मजबूत करना होगा और वो यहाँ करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। एक बार आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, और आपकी हमारी आवाज़ आप तक जा रही होगी, उम्मीद है कि आपकी आवाज़ भी हम तक आएगी। और सवाल वही है कि क्या बीजेपी ने राहुल के आगे घुटने टेक दिए? निश्चित तौर पर राजीव जी, राहुल गांधी के सामने भारतीय जनता पार्टी ने घुटने टेक दिए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज़्यादा घुटने टेक दिए। कबीर का दोहा है कि माटी कहे कुमार से तू का रूंधे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो वो माटी ने कुम्हार को जो है वो रूंधना शुरू कर दिया है राजीव जी, वो शुरुआत हो चुकी है। जो यूट्यूब की बेल आइकन दबाने की जो प्रार्थना है, जो गिड़गिड़ाहट है कि भैया मेरा भी जो है दबा दो ये बेल आइकन जो है, और 2024 के बाद जो यहाँ पे आया करना थोड़ा बहुत जो हमें देखने सुनने के लिए, तो ये उसी की उस प्रक्रिया का जो है अगला हिस्सा है राजीव जी, कि जो है माटी जो है वो कुम्हार को रूंधने लग गई है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि स्थिति यही है। दूसरी बात, जो असंगठित क्षेत्र की प्रशांत जी बात कर रहे थे, राहुल गांधी जिस तरीके से जाकर मिल रहे हैं असंगठित क्षेत्र के लोगों से राजीव जी, केवल उत्तर प्रदेश में जो कोरोना के बाद सरकार ने जो ई श्रम पोर्टल बनाया, 8 करोड़ 30 लाख मजदूर जो है वो केवल उत्तर प्रदेश में उस पर रजिस्टर्ड हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा क्षेत्र जो है वो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का है, जिनको ना कोई पीएफ है, जिनकी ना कोई काम की गारंटी है, ना जिनको रोज काम मिलता है। तो ये 8 करोड़ 30 लाख जो है केवल अकेले उत्तर प्रदेश में है, तो पूरे देश के अंदर क्या स्थिति होगी आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो राहुल गांधी इस बड़े वर्ग के पास जो है जातीय धर्म की सीमाओं से ऊपर उठ करके जब जा रहे हैं, और कोई नफरत की बात नहीं, उनकी समस्याएं सुनना, उनकी समस्याओं का समाधान किस तरीके से हो, किस तरीके से उनको रोजगार मिले और किस तरीके से उनका रोजगार बढ़े, और सरकार किस तरीके से उसमें जो है कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाए, इसके लिए राहुल गांधी जो है इस पर काम कर रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पे काम नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी नीतियां जो हैं और भारतीय जनता पार्टी की सारी नीतियां इस असंगठित क्षेत्र को तबाह करने वाली नहीं है। खासतौर से कोरोना के बाद तो जो है इस क्षेत्र को बिल्कुल पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। तो यही मुझे लगता है कि दोनों के बीच का एक जबरदस्त अंतर है, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के बीच का। और प्रधानमंत्री इस बात को समझ रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से इस वर्ग के पास जा रहे हैं, और ये वर्ग भी समझने लगा है कि राहुल गांधी जो बात लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि सरकार किस तरीके से तबाह करने का काम कर रही है, वो चीजें अब सामने आ रही हैं। तो प्रधानमंत्री जो है उस तरीके से मुझे लगता है कि रणनीति के सामने राहुल की घुटने टेक चुके हैं, और ये चीजें जो है वो साफ सामने आ रही हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री अब चाहे वो बेल आइकन दबाएं या कुछ करवाएं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब चीजें सुधरने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी जिस रास्ते में बढ़ चले हैं उस पर लंबी लकीर खींच चुकी है। वो उस लकीर को जो है वो मिटाना मोदी जी के बस का मुझे नहीं लगता है फिलहाल संभव है। जी, फिलहाल मोदी जी के बस का नहीं है, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके पास सब कुछ है, पूरा तंत्र उनके पास है। उस तंत्र के सहारे क्या मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, या राहुल गांधी ने बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है? जरा समझना चाहता हूं कितनी लंबी लकीर राहुल गांधी ने खींच दी है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कितना आगे निकल चुके हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी ने जो शुरुआत की है, राहुल गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि घंटी दबाइए, बेल आइकन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने की, राहुल गांधी के नाम पे चैनल है, यूट्यूब चैनल है, राहुल गांधी के नाम पे है, राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट है, सब कुछ है। लेकिन राहुल गांधी जानते हैं कि राहुल गांधी और मोदी में एक बुनियादी अंतर यह है कि राहुल गांधी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिनके पास आधिकारिक डिग्रियां हैं, जिन्होंने दुनिया को देखा है और उनकी अपनी एक सोच है दुनिया के बारे में। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो दूसरे लोग उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर स्वामी बता सकते हैं कि मैनेजमेंट का एक बहुत आसान सा नियम है कि फॉलो द लीडर। आप छोटी दुकान है, छोटी कंपनी है, आपके पास बहुत पैसा नहीं है, आप रिसर्च नहीं कर सकते, या आपके पास बुद्धि नहीं है, आप उतना दिमाग नहीं लगा सकते, तो फॉलो द लीडर। तो जो आपका नेता कर रहा है, अगर आप उद्योग धंधे में है तो जो सबसे बड़ा व्यक्ति कर रहा है उद्योगपति, वो आप करिए। जो व्यापारी कर रहा है, बड़ा व्यापारी, वो आप करिए। जो आपके क्षेत्र में नेतृत्व करता है आप उस लीडर की नकल कीजिए। मीडिया में भी होता है कि एक बड़ा चैनल कोई चीज करता है तो दूसरे छोटे मोटे चैनल उसकी नकल करने लगता है, क्योंकि उनके पास उतने संसाधन नहीं है कि वो रिसर्च करें।
तो मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि राहुल गांधी की रणनीति ज्यादा सही है, वे ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी जैसे वीवीआईपी व्यक्ति, जो शेडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है जिन्हें, ऐसे व्यक्ति कोई भी काम करेंगे तो क्या वो निर्मूल होगा? क्या वो बिना सोचे समझे किया होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। वे जो भी करते हैं, राहुल गांधी अगर मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं तो भी उसका कोई ना कोई मंतव्य है। वे ट्रेन में सफर कर रहे हैं, मेट्रो में सफर कर रहे हैं, मैकेनिक से मिल रहे हैं, कारपेंटर से मिल रहे हैं, कुलियों से मिल रहे हैं, रिक्शा वालों से मिल रहे हैं, उस सब का कोई अर्थ निहितार्थ है। अब प्रधानमंत्री मोदी को लगा होगा कि अब तक उनकी सरकार जो काम करती रही वो बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में करती रही, बड़े व्यापारियों के पक्ष में करती रही, बड़े टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स के लिए करती रही। मोदी खुद भी विदेश जाते हैं तो किससे मिलते हैं? वे विदेश जाते हैं तो अब तक पिछले 10 साल में, 9.5 साल में वो किससे मिले? वो कभी वो गूगल के सीईओ से मिले, कभी फेसबुक के सीईओ से मिले, कभी एलन मस्क से मिले। तो उनकी नीतियां ये नहीं कि उन लोगों से मिलिए जो महत्वपूर्ण लोग हैं, नेताओं के अलावा वे महत्वपूर्ण लोगों से मिलते रहे। लेकिन राहुल गांधी आम आदमी से मिलते हैं, तो आम आदमी से मिलना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम आदमी ही भारत माता का सच्चा प्रतिनिधि है। आम आदमी ही बताता है कि देश में क्या चल रहा है। आम आदमी के ही वोट से सरकार बनती है। अडानी अंबानी के वोट से सरकार नहीं बनती, वोट तो आम आदमी के वोट से बनती है। तो राहुल गांधी की इन नीतियों से, राहुल गांधी के इन कदमों से शायद प्रधानमंत्री को या बीजेपी को अंदाज हुआ होगा कि जब वे आम लोगों से मिलते हैं तो हम तो मिल ही नहीं पाते, प्रधानमंत्री मिलते भी हैं तो सारे उनके प्रायोजित होते हैं। वे अगर किसी मोची से मिलेंगे तो प्रायोजित होगा, वे बढ़ई से मिलेंगे प्रायोजक होगा, कुम्हार से मिलेंगे प्रायोजित होता है। लेकिन यहाँ कोई प्रायोजित यात्रा नहीं है, कोई मीडिया को पहले इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जानकारी नहीं जिनके यहाँ वो जाते हैं। जिनको उन्होंने अपने घर बुलाया उनको भी नहीं पता था। वो अगर कुलियों के बीच गए तो कुलियों को पता नहीं था कि राहुल गांधी आने वाले हैं। तो अचानक मिलना और लोगों से मिलकर बातें करना और उनके दुख दर्द को समझना, लोगों के मन में एक आम धारणा बनती होगी कि काश हमारे प्रधानमंत्री ऐसे होते जो हम लोगों से मिलते। चौधरी चरण सिंह इसी तरह मिलते थे, लाल बहादुर शास्त्री मिलते थे, नेहरू जी भी आम लोगों से मिलते थे। नेहरू जी तो खुली जीप में जाते थे, तब सुरक्षा की इतनी जरूरत शायद नहीं थी, तो खुली जीप में जाते थे, कई बार भीड़ में घुस जाते थे, कई बार वो भीड़ का सामना खुद भी करते थे नेहरू। तो ये सारा नैतिक बल और ये सारी शक्ति, अंतःकरण की शक्ति तब आती है जब आप भीतर से शक्तिशाली हो। जब आप भीतर से मजबूत होते हैं तो आपको किसी का डर नहीं होता, किसी खौफ नहीं होता, सुरक्षा बलों को साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं होती, या सुरक्षा बल होते हैं तो न्यूनतम होते हैं, अधिकतम नहीं होते। और जब आप जाते हैं, विदेश जाते हैं, अपने सरकारी हवाई जहाज में जाते हैं, तो आम पत्रकारों को लेकर जाते हैं। कई पत्रकार हैं जो प्रधानमंत्री के साथ यात्रा कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है। अब हमारे प्रधानमंत्री को लगता है कि अगर अडानी अंबानी को अपने साथ ले लिया, कुछ ब्यूरोक्रेट्स को ले लिया तो काम हो गया। तो ये सब अंतर लोगों को समझ में आ रहा है कि एक राजा है और एक जनप्रतिनिधि है। यानी एक व्यक्ति सत्ता पाने के बाद राजा बन चुका है और एक व्यक्ति है जो राज परिवार जैसे प्रधानमंत्री के परिवार में जन्म लेने के बाद भी एक आम आदमी की तरह है। तो अंतर लोगों को समझ में आ रहा है और सोशल मीडिया के जरिए ये बात जन जन तक पहुंच रही है, लोगों की तकलीफें पहुंच रही है। ये बात और है कि हमारी सरकार का ध्यान उनकी तरफ नहीं है, उन तकलीफों की तरफ। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात बहुत अच्छी हुई है जी, बिल्कुल। कि इस सेक्टर, क्योंकि सरकार इस सेक्टर को ही खत्म कर देना चाहती है। सारी आप फर्नीचर खरीदिए बड़ी कंपनी से खरीदिए, आप ट्रैक्टर के उपकरण खरीदिए बड़ी कंपनी से खरीदिए, और ऐसी कंपनियों से खरीदिए जो अपने कर्मचारियों का शोषण करती है। ये बातें लोगों को समझ में आ रही है और प्रधानमंत्री शायद इस बात से आशंकित थे कि कहीं इसके कारण उन्हें राजनीति में कोई बहुत बड़ा खतरा उनके सामने न आ जाए। राहुल गांधी की जो रणनीति उसके आगे वो, इसीलिए उन्होंने उसी नक्शे कदम पर चलना शुरू किया है, फॉलो द लीडर। क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी।
कहाँ पहुंच चुकी है देश की सियासत, राजनीति? राजीव जी देखिए, अगर ये YouTube चैनल आज से 4-5 साल पहले चालू किए रहते मोदी जी, तो परिस्थिति दूसरी रहती। आज की स्थिति ऐसी है कि अब लोगों को सवाल पूछना आ गया है। मैं तो ये सोचता हूँ कि जिस तरीके जी, क्या YouTube मेरी आवाज नहीं आ रही? बहुत पहले से हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने तहलका मचाया था 2014 में। चैनल तो जी, है, जी, जी। लेकिन लोग देखते नहीं लेकिन हैं, ये- इसलिए वो कह रहे हैं कि जी। सब्सक्राइब कीजिए। उनको कहना चाहिए था कि जी, ज्यादा जी, से ज्यादा जी। लोग देखिए और जी। इसको शेयर कीजिए, अब- जो हम लोग कहते हैं। जी जी जी, तो अब ये जो नए रूप में जो प्रवोक कर रहे हैं कि भाई, और आमंत्रित कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वगैरह। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि अब लोगों को सवाल पूछना आ गया है। जिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में राहुल गांधी जा रहे हैं, देखिए अभी कुछ दिन पहले जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट आई है, 1 हफ्ते पहले आई है। उसमें बताया गया है कि 2018-19 से के बाद से लेके 22-23 के बीच लगभग 1,35,00,000 लोगों ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरियां खोई हैं, काम खोए हैं, जिसमें दिहाड़ी मजदूर हैं, छोटे कारोबारी हैं। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में लगभग 31 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं जो अच्छे तनख्वाह पे थे। उसमें 5 लाख पुरुष थे और याद कीजिए 26 लाख उसमें जो है वो महिलाएं हैं। अब आप क्या सोचते हैं कि जिस समय जो मोदी जी अगर अपने YouTube चैनल को नए तरीके से रीलॉन्च कर रहे हैं, अगर हम ये कहें, सबसे अच्छा शब्द शायद ये होगा कि नए तरीके से उसको आ रहे हैं, लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, तो क्या उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे? मुझे लगता है जब सवाल पूछे जाएंगे तो मोदी जी क्या जवाब दे पाएंगे? हम देखिए, आपके अपने चैनल पे जो होता है, हम लोग के चैनल पे जो सवाल आते हैं लोगों के, कितने ऑड सवाल आते हैं, लोग अब मुक्त हो गए हैं और आप उनको आमंत्रित कर रहे हैं सवाल भी पूछने के लिए। अभी तक तो ऐसा था कि वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से काम कर रहे थे, ना तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना था, न तो उन्हें लोकसभा राज्यसभा में कोई व्यवस्थित जवाब देने थे। लेकिन YouTube में अब जब बेल आइकन, लोग केवल बेल आइकन नहीं दबाएंगे, केवल लाइक और शेयर नहीं करेंगे, वो सवाल भी पूछेंगे, तो क्या उसका जवाब जो है वो दे पाएंगे? असली बात तो ये है। मुझे ऐसा लगता है कि फर्ज के रूप में शायद लोग जो है उसको, उनके बेल आइकन को दबा दें, सब्सक्राइब कर लें, लेकिन सवालों का जवाब तो पूछते रहेंगे, क्योंकि अब देश को सवाल पूछना आ गया है। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हम जैसे लोगों का जो YouTube चैनल जो चल रहे हैं, राहुल गांधी घूम रहे हैं, और जो बाकी जो विपक्षी दल भी, गठबंधन जो मजबूत हो रहा है, इसके कारण ये YouTube चैनल जो है नए तरीके से जो ला रहे हैं मोदी, वो अड़चन में भी पड़ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी, कुल मिलाकर के सोशल मीडिया की लड़ाई में अब कूदने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2014 में वहां लीड करते हुए दिखाई दिए, 2019 में सारी चीज़ें उनके पक्ष में हो गई पुलवामा के बाद, लेकिन 2024 क्या उतना आसान होगा 14 और 19 की तरह? बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। और ये बात मोदी जी को समझ में आ गई है कि अब लड़ाई सोशल मीडिया की है, यूट्यूब चैनल्स की है, और यहाँ अब मोदी जी को जगह चाहिए, व्यूज चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी और